नमस्कार दोस्तों। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 10 करोड़ से ज़्यादा क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं। ये दुनिया के किसी भी और देश से ज़्यादा बड़ा नंबर है। सेकंड नंबर पर यूएसए आता है 2.7 करोड़, फिर नाइजीरिया 1.3 करोड़ इस रिपोर्ट के अनुसार। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि अगर सरकार कोई भी स्टेटमेंट देती है क्रिप्टो को लेकर तो बहुत से लोगों के दिलों में धक धक होने लगती है। अभी कुछ दिन पहले खबर में आया था कि क्रिप्टो को पूरी तरीके से बैन कर दिया जा सकता है इंडिया में। सारा बिटकॉइन, सारी क्रिप्टो करेंसीज कंप्लीट बैन। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी कि एक्चुअली में वो पुरानी क्रिप्टो बिल की फोटो सर्कुलेट होने लग गई थी सोशल मीडिया पर, नया वाला अभियान बाकी है, लेकिन क्रिप्टो को एज अ करेंसी इस्तेमाल नहीं करने देंगे वो लोग देश में। चीज तो पक्की है कि सरकार किसी न किसी तरीके से रेगुलेट करने की कोशिश करेगी क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में, क्योंकि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने कहा था कि क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल अंडर कंसिडरेशन है ऑफ द कैबिनेट फॉर द फाइनलाइजेशन। लेकिन सवाल ये उठता है कि किस तरीके की क्रिप्टो रेगुलेशन लाई जाएगी, कौन सी रेगुलेशन देश के लिए अच्छी होगी। क्या क्रिप्टो करेंसी को बैन करना देश के लिए अच्छा होगा या इसे कम्प्लीटली लीगल टेंडर बना देना देश के लिए अच्छा होगा। इन सवालों के जवाब हमें तब मिलेंगे जब हम दुनिया भर के बाकी देशों की क्रिप्टो रेगुलेशन को समझने की कोशिश करेंगे। किसी भी चीज़ पर कानून बनाने के लिए उस चीज़ को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है, और क्रिप्टो करेंसी को डिफाइन करना इतना आसान काम नहीं। क्रिप्टो करेंसी, तो चलिए देख लेते हैं क्या है ये क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी, अगर ये एक करेंसी है तो कितने देशों में आप इसे करेंसी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। एक फैक्ट बताऊं, सिर्फ एक देश दुनिया में क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर की तरह इस्तेमाल करने देता है, और वो है एल साल्वाडोर देश। तो ये करेंसी नहीं है तो क्या है ये फिर? क्या ये एक कमोडिटी है जिसे आप खरीद कर ट्रेड कर सकते हैं, जैसे आप बचपन में पोकेमॉन के कार्ड खरीद कर ट्रेड करते थे या WWE के कार्ड खरीद कर ट्रेड करते थे, या फिर ये एक एसेट है जिसे आप ये उम्मीद लगा के पैसे डाल सकते हैं कि आने वाले टाइम में आपके पैसे की वैल्यू बढ़ेगी और आपको एक बेटर रिटर्न मिलेगा। जैसे आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी को एक एसेट की तरह यूज करते हैं। यही रीज़न है कि काफ़ी कंट्रीज़ में रेगुलेटर्स जो होते हैं वो क्रिप्टो करेंसी के लिए क्रिप्टो एसेट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो दूसरी बात यह है कि क्या ज़रूरत पड़ी क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की। सरकारें कहती हैं कि क्रिप्टो करेंसीज और बिटकॉइन का इस्तेमाल किया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, क्रिमिनल्स के द्वारा क्रिमिनल एक्टिविटी करने के लिए और टैक्स इवेजन के लिए। एक्चुअली में देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसीज के पीछे जो फाउंडेशनल आइडिया है, जो बेसिक बुनियादी आइडिया है, वो डिसेंट्रलाइजेशन का है। सारी सरकारें आज के दौरान में पूरे देश के मॉनेटरी सिस्टम पर कंट्रोल जमा कर रखती है अपने देश के कंट्रोल बैंक्स के थ्रू, और बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी क्योंकि इतनी डिसेंट्रलाइज चीज़ है, सरकार के कंट्रोल से ये बाहर है। सरकारें अपना नियंत्रण खोना नहीं चाहती, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ी। वहीं मई 2021 में यूएस के लार्जेस्ट ऑयल पाइपलाइन सिस्टम पर एक रैंसमवेयर अटैक किया गया था हैकर्स के द्वारा। इसका नाम था कॉलोनियल पाइपलाइन। इन्होंने पूरी पाइपलाइन को बंद कर दिया कुछ दिनों के लिए, और रिटर्न में इन्होंने पैसे मांगे, वो भी बिटकॉइंस में। इन हैकर्स को पता था कि बिटकॉइन एक एनोनिमस चीज़ है, कभी भी ट्रेस नहीं किया जा सकता इन्हें कि ये कहाँ से पेमेंट जाएगी और कहाँ पर ये बैठे हैं, तो ये चुपके से पेमेंट ले लेंगे और निकल जाएंगे अटैक करके। लेकिन कुछ ही हफ्तों में यूएसए सरकार ने एक्चुअली में ट्रेस कर लिया इन हैकर्स को और बिटकॉइंस को भी रिकवर कर लिया। तो डेफिनेटली मनी लॉन्ड्रिंग, हैकर्स के द्वारा अटैक किया जाना, टेरर फाइनेंसिंग, कुछ लेजिट कंसर्न्स है क्रिप्टो को लेकर, जिसके पीछे रीजंस बताए जाते हैं कि यहाँ पर रेगुलेशंस की क्यों ज़रूरत है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बात समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।